फिजिक्स स्टडी में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत के बारे में। स्थिर विद्युत का क्या हिस्ट्री रहा है, क्या इतिहास रहा है उसके बारे में। ये जो वीडियो है ये 12th वाले पोर्शन का स्टार्टिंग है। ऑलरेडी 11th वाले पोर्शन के स्टार्टिंग से हमने ऑलरेडी एक सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं ताकि जो स्टूडेंट इस समय स्कूल में है वो 11th के भी स्टूडेंट पढ़ाई कर सके और 12th के भी स्टूडेंट पढ़ाई कर सके। और अगर मान लीजिए जो स्टूडेंट पास आउट है तो उनको दोनों तरफ का जो सिलेबस है साथ साथ मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज पार्ट 2 12th का पोर्शन, पहली वीडियो बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। आज इसका इतिहास क्या रहा है पूरा डिटेल में समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा एकदम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर क्लियर कराने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, स्थिर विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इतिहास क्या रहा है। तो उस इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा 6वीं शताब्दी में। मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा एक प्रकार से सिस्टमैटिक तरीके से वो पॉइंट लिख दिए हैं ताकि स्टूडेंट का कंटेंट में कोई कमी ना आए। तो सबसे पहली चीज हमको जाना पड़ेगा 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में नाम आता है थेल्स का। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा 10th क्लास में मैथमेटिक्स में। ये एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थे। तो थेल्स नाम के एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ को बाल्टिक सागर के किनारे, ये आपको याद रखना है, बाल्टिक सागर के किनारे थेल्स नाम के एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ को बाल्टिक सागर के किनारे पीले रंग का, याद रखिए पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ, पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ जो है पहली बार ऑब्जर्वेशन में आया था। और ऑब्जर्वेशन भी कैसा कि ये पीले रंग का जो चिपचिपा पदार्थ है या तो दूसरे पदार्थों को आकर्षित करता है या फिर पदार्थों के साथ में चिपकता है। तो थेल्स नाम के प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ को बाल्टिक सागर के किनारे पीले रंग का एक चिपचिपा पदार्थ मिला जिसको उन्होंने एम्बर नाम दिया। ये याद रखिए ये एम्बर नाम दिया। और इस एम्बर नाम को ग्रीक जो टर्मिनोलॉजी है, ग्रीक शब्दावली में इलेक्ट्रम कहा गया। ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रम। तो एम्बर का एक्चुअल में ग्रीक जो नाम है वो इलेक्ट्रम है। आगे जाकर के पता चलेगा कि इसी इलेक्ट्रम की वजह से जो वर्ड जो ओरिजिनेटेड हुआ या जो वर्ड बाहर निकल करके आया वो इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम आज के समय में हिंदी में विद्युत कहते हैं। तो सबसे पहली हिस्ट्री जो है स्थिर विद्युत की या स्थिर विद्युत से संबंधित किसी पदार्थ की जानकारी के बारे में अगर ऐतिहासिक घटना के बारे में जिक्र होता है तो प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स, इसीलिए स्थिर विद्युत के पदार्थों के जनक के रूप में या उनके इन्वेंटर के रूप में हम किसको मानते हैं, थेल्स, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ। 10th क्लास में इन्होंने एक बहुत ही स्पेशल थ्योरम भी दिया है जो हर स्टूडेंट जो है 10th क्लास में मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री से एक ट्राइंगल से रिलेटेड एक थ्योरम है उसको स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं 16वीं शताब्दी में क्या हुआ। लगभग 1000 साल बीतने के बाद, मतलब इस पूरे के पूरे गैप के अंदर स्थिर विद्युत का ज़्यादा कोई जिक्र नहीं है। अब बात करते हैं 16वीं शताब्दी के बारे में। 16वीं शताब्दी में एक नाम आता है विलियम गिलबर्ट, ये आपको याद रखना है। 16वीं शताब्दी में एक नाम आता है विलियम गिलबर्ट। और ये विलियम गिलबर्ट कौन है? ये विलियम गिलबर्ट महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पर्सनल चिकित्सक थे। तो विलियम गिलबर्ट कौन है? महारानी एलिजाबेथ के प्रथम चिकित्सक। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने ऑलरेडी जो ग्रीक शब्दावली में एम्बर के बारे में जो पहले से क्वालिटीज थेल्स के द्वारा पहले से जो ऑब्जर्वेशन में आई थी उन क्वालिटीज के आधार पर पदार्थों का कलेक्शन किए। मतलब बहुत सारे पदार्थ प्रकृति में उपलब्ध है, इन्होंने तो खाली एम्बर के बारे में बताया, लेकिन विलियम गिलबर्ट ने क्या काम किया, एम्बर के गुणधर्म जैसे जो कि दूसरे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या दूसरे पदार्थों से चिपकते हैं, ऐसे पदार्थों का इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया या कलेक्शन किया। तो पदार्थों का कलेक्शन, ये आपको याद रखना है, पदार्थों का कलेक्शन किया या पदार्थों को अन्य और पदार्थों का इन्होंने कलेक्शन किया। तो सबसे ज़्यादा स्थिर विद्युत के पदार्थों का कलेक्शन करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है विलियम गिलबर्ट को। 16वीं शताब्दी की घटना है। अब आगे चलते हैं। लगभग 1645-46 के आसपास एक नाम आता है थॉमस ब्राउन। इनका क्या श्रेय रहा है, इन्होंने क्या योगदान दिया है स्थिर विद्युत की दुनिया में, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इन्होंने कहा कि दो पदार्थ, अगर मान लीजिए दो पदार्थ ए और बी है, अगर एक पदार्थ दूसरे को आकर्षित अगर कर रहा है तो ये एक कोई नॉर्मल घटना नहीं है, ये यूं ही कुछ नहीं हो जा रहा है, इनके पीछे कुछ न कुछ ऐसा फोर्स है, कोई न कोई बल है जिससे दो पदार्थ आपस में जो है आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि थेल्स ने
एम्बर से किसी पदार्थ को चिपकते हुए देखा। विलियम गिलबर्ट ने एम्बर जैसे चिपकने वाले कई पदार्थों का कलेक्शन या अध्ययन किया। थॉमस ब्राउन का कहना है कि दो पदार्थों का मिलना ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है, ये किसी न किसी बल की वजह से हो रहा है। तो दो पदार्थों के आपस में चिपकने की वजह को कोई बल, और आगे जाकर के इसी बल को उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी। ये कोई भी नॉर्मल घटना नहीं हो सकती, ये अपने आप में एक इलेक्ट्रिसिटी है, ये अपने आप में एक बल है। पहली याद रखिए, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वो धारा विद्युत वाला मामला नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पहली बार बल के रूप में इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर नामकरण किया। तो याद रखिए, जब दो पदार्थ स्थिर विद्युत की घटनाओं के आधार पर एक दूसरे से आकर्षित होते हैं तो इस आकर्षण की घटना को एक बल का रूप दे करके उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी जिन्होंने दिया वो कौन है, थॉमस ब्राउन। और ऐसा क्यों उन्होंने किया, बिकॉज ये पूरा का पूरा एम्बर से ओरिजिनेटेड है, क्योंकि एम्बर को ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रम बोला गया और एम्बर के नेचर को ही आगे जाकर के इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया गया। इसलिए स्थिर विद्युत में इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है उसका जो पूरा का पूरा जो नामकरण का जो श्रेय जाता है वो थॉमस ब्राउन को जाता है। देन उसके बाद बात करते हैं 1780 से लेकर 1790 के बीच में बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या काम किया, पदार्थों का वर्गीकरण किया कि अगर दो पदार्थ आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं या प्रतिकर्षित अगर कर रहे हैं तो हम कैसे पहचानेंगे। तो याद रखिए, पदार्थों के नेचर के आधार पर उनको कैटेगराइज करना, उनको वर्गीकृत करने का काम जिन्होंने किया वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने दो कैटेगरी बना दी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो याद रखिए, जो ब्रिटल मटेरियल, जो भंगुर मटेरियल है वो आपके आगे धनावेशित वाले में, और जो आपके चिपचिपे पदार्थ है वो आ गए आपके ऋणावेशित वाले में। तो यहाँ पर एक द्रव का नाम आता है काचाभ द्रव, काचाभ द्रव, और यहाँ पर जो द्रव है वो है रेजिनस द्रव। तो याद रखिए, जो काचाभ द्रव है वो धनावेशित वाली कैटेगरी में, जो रेजिनस जो द्रव होगा या चिपचिपा जो द्रव होगा वो चले जाएगा आपका नेगेटिव वाली कैटेगरी में। इसके अलावा इस पॉजिटिव वाले में याद रखिए, इस पॉजिटिव वाले में कांच है, ऊन का कपड़ा है, ऊन का कपड़ा, ये आपको याद रखना है। ये पॉजिटिव वाले में कांच है, ऊन का कपड़ा है। नेगेटिव वाले में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी जो है एम्बर है, क्योंकि वो तो चिपचिपा पदार्थ है। इसके अलावा एबोनाइट की छड़, ये आप लोग पढ़ेंगे 10th-12th क्लास में बेसिक। तो एम्बर है, एबोनाइट की छड़ है। इसके अलावा रेशम का कपड़ा है, याद रखिए रेशम का कपड़ा है। इसके अलावा जो है रबर है और प्लास्टिक है, क्योंकि आप जानते हैं जो रबर है, याद रखिए रबर निगेटिव में है और प्लास्टिक भी जो है, रबर और प्लास्टिक दोनों काय में है, निगेटिव में है। अब ये रबर और प्लास्टिक, क्योंकि रबर का जो बेस मटेरियल है वो भी चिपचिपा होता है, और जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक जब उसको, प्लास्टिक की जो वास्तविक स्थिति सेटिंग होने के पहले वो भी एक प्रकार से चिपचिपा लिक्विड होता है। तो याद रखिए, रेजिनस कैटेगरी निगेटिव, एम्बर, एबोनाइट, रेशम का कपड़ा, रबर, प्लास्टिक, ये सब कुछ निगेटिव। काचाभ द्रव, कांच, ऊन का कपड़ा, ये सब कुछ पॉजिटिव कैटेगरी में रखा गया। अब याद रखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन का श्रेय केवल इतना ही नहीं है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये जो पूरा का पूरा जो कैटेगराइज या जो टेबल बनाने का जो काम किया, ये जो टेबल बनी है पॉजिटिव और नेगेटिव की, इस टेबल बनाने के पीछे जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया था वो था, याद रखिए, घर्षण विद्युत। तो घर्षण विद्युत का जो श्रेय जाता है, घर्षण विद्युत, पूरे स्थिर विद्युत में घर्षण विद्युत की सहायता से स्थिर विद्युत को समझने का जो श्रेय जाता है, और उस आधार पर पदार्थों को अलग अलग कैटेगरी में अपडेट करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है घर्षण विद्युत के कॉन्सेप्ट देने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन को। एक और चीज है, घर्षण विद्युत के आधार पर जब हमने पदार्थों को टेबुलेट कर लिया या टेबल में अलग अलग कैटेगराइज कर लिया, तो इससे हमको ये पता चल गया कि सेम कैटेगरी के पदार्थ कौन से हैं, चाहे वो पॉजिटिव वाले हो चाहे नेगेटिव वाले हो। और उसके बाद पॉजिटिव से पॉजिटिव मटेरियल के बीच की जो इंसिडेंट है और नेगेटिव मटेरियल के बीच के जो इंसिडेंट है, इसके आधार पर याद रखिए आकर्षण और प्रतिकर्षण, आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो सिद्धांत है स्थिर विद्युत में, वो भी बेंजामिन फ्रैंकलिन की ही देन है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काफी बड़ा काम किया है। एक तो पदार्थों को घर्षण विद्युत के एनालिसिस करके उनको कैटेगराइज किया गया, और कैटेगराइज करने के बाद सेम पदार्थों का अध्ययन करने के बाद उसमें जो प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के पदार्थों के बीच में जो अध्ययन करने के बाद उसमें जो आकर्षण है वो भी मिला।
तो थॉमस ब्राउन ने तो दो पदार्थों के चिपकने को एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी बोल दिए थे, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रतिकर्षण जैसी चीज को भी ऑब्जर्व किया। तो याद रखिए ये पूरा का पूरा स्थिर विद्युत का इतिहास है 4 स्टेप में, 6वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 1645-46 के आसपास, 1780 1790 के आसपास। इसके बाद की जो घटनाएं हुई हैं वो स्थिर विद्युत आवेश के बारे में हुई है। स्थिर विद्युत के जो आवेश से संबंधित बाद के जो थ्योरीज हुई है, चाहे वो गॉस का प्रमेय हो, चाहे वो कूलॉम का नियम हो, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में अलग से टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया है, इसमें कोई चीज़ अगर आपको मान लीजिए कमी रह जाती तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी कुछ कमी रह जाएगी उससे रिलेटेड अगर कमेंट पॉजिटिव होंगे तो उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर। इसका पूरा नोट्स बना लीजिए, इसको बुक में जाकर के एक बार और डिटेल में रिवाइज करिए, स्टडी करिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।